दोस्तों 2020 के बाद अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या अगर आपने दिया है और उसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है तो आप लोग यहाँ पर ये जानते होंगे कि उसके सिलेबस में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके बहुत ही विस्तार से दिया गया है कि नई जो शिक्षा नीति है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन आने वाले एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएंगे। आने वाले एग्ज़ाम्स ही क्या, अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे आगे टेट के लिए उन सभी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही बड़ी मात्रा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर चूँकि यूट्यूब पर ऐसा कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है और ऐसी कोई प्लेलिस्ट भी अवेलेबल नहीं है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा कवर किया हो चैप्टर वाइज, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन से लेके चैप्टर वाइज इसको कवर करने वाले हैं। तो इस पहले वीडियो में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और इसके जो प्लेलिस्ट है वो मैं क्रिएट कर दूंगा। तो उस प्लेलिस्ट में जो कंप्लीट वीडियोस हैं उनको भी आप पूरा देखें, जिससे आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ पर ये लोगों के साथ यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसके साथ यहाँ पर ये इसका पहला पेज स्टार्ट होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये जारी की गई है। अब इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट के बारे में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंटेंट यानी विषय यहाँ पर लिखा हुआ है और किस पृष्ठ पर कौन सा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें शुरुआत में ही दिया गया है। यहाँ पर अगर बात करें तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसके परिचय को, जो कि पेज नंबर 3 पर दिया गया है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भाग 1 शुरू होगा। भाग 1 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिचय को डिस्कस करते हैं। तो परिचय में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलग अलग भाग हैं। भाग 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पर अलग अलग इसके भाग हैं। भाग 1 में आप देख सकते हैं ये स्कूल एजुकेशन के बारे में बताता है। भाग 2 की बात करें तो ये हायर एजुकेशन यानी उच्चतर शिक्षा के बारे में बताता है। और भाग 3 के बारे में अगर हम बात करें तो ये अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दों के बारे में बताता है। भाग 4 क्रियान्वयन की रणनीति के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर सबसे पहले जो कि है भाग 1 स्कूल शिक्षा, तो इसमें यहाँ पर कुल मिलाकर 8 अलग अलग अध्याय हैं स्कूल शिक्षा के, जिसमें कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था और देखभाल जो होती है और शिक्षा सीखने की नींव, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं यानी कि जो लोग जो है कक्षा नर्सरी से लेके और आगे तक जो पहली दूसरी तक पढ़ाना चाहते हैं या 5वीं तक पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और सीखने की नींव जो अध्याय है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चैप्टर को डिस्कस करते हैं। ये है आपका बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त। ये चैप्टर भी जो लोग अध्यापन कराना चाहते हैं प्राइमरी के लिए, उन लोगों के लिए भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता और पूर्व शर्त, ये पेज नंबर 11 पर अवेलेबल है। आगे आ जाते हैं हम लोग। ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने को लेकर है और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करने को लेकर है। आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। ये चौथा चैप्टर है। यहाँ पर बताया गया है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। ये इस चैप्टर का नाम है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी पढ़ने में इसको आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। 5वां, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो टीचर रिलेटेड क्या क्या आगे जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होंगे, टीईटी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके रिलेटेड क्या चेंजेस होंगे और टीचर्स को क्या अन्य सुविधाएं आगे मिलेंगी, किस प्रकार से उनका जो है वेतन और भत्ता निर्धारित होगा, ये सभी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं ये 5वें चैप्टर में।
छठे चैप्टर में अगर हम जाते हैं तो उसमें दिया गया है समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। तो ये भी बहुत ही अच्छा है। हालांकि पहले भी पेडागोजी वगैरह में आपने ये सब जो है पढ़ा हुआ है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चैप्टर आ जाता है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, जो कि 7वां चैप्टर है। ये स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस, ये इस चैप्टर का नाम है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आ जाता है। 8वां चैप्टर हम लोग देख लेते हैं स्कूली शिक्षा से रिलेटेड, जो कि है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। तो ये आ जाते हैं 8 चैप्टर स्कूली शिक्षा से रिलेटेड। तो इन सभी चैप्टर्स को आपको ध्यान में रखना है कि स्कूली शिक्षा में ये कितने चैप्टर हैं और किस किस पेज पर ये अवेलेबल हैं। अगर आप इतना याद नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ये ज़रूर याद रखिएगा कितने चैप्टर इसमें हैं। भाग 2 हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि उच्चतर शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें 9, 10, 11, 12, 13 और यहाँ पर 19 तक, ये कुल मिला के आप देख सकते हैं 9 से लेके 19 तक लगभग 10 यहाँ पर इसमें अध्याय हैं उच्चतर शिक्षा में। तो इसमें सबसे पहला जो 9वां अध्याय है, इसमें डिस्कस किया गया है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। दोस्तों 10वें चैप्टर में डिस्कस किया गया है संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको किस तरीके से उनको और अच्छा बनाया जा सकता है, उनका पुनर्गठन किया जा सकता है, और जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं या ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको एकीकृत करके और उनको अच्छा डेवलप किया जा सकता है, तो उनका समेकन भी यहाँ पर इसमें डिस्कस किया जाएगा। आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। तो इस पे आता है समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। तो ये आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि इसमें जो है अलग अलग विषय का अध्ययन करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 पर। इसमें डिस्कस किया गया है सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों का सहयोग। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुकूलतम वातावरण बनाने के लिए नर्सरी से ही प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब चूँकि हायर एजुकेशन में भी इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जाएगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी वो पढ़ते हैं तो उसको ठीक तरीके से वो सीख पाएँ और उनको अपने याद रख पाएँ, उनके जो भी कंसेप्ट हैं उनको क्लियर रहें। 13वां जो चैप्टर है वो है प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। तो ये हालांकि एक चैप्टर ऑलरेडी है, आपने पेडागोजी वगैरह में आपने डिस्कस किया होगा, प्रेरित, सक्रिय, सूक्ष्म संकाय, सक्षम संकाय। तो ये सब यहाँ पर इसमें डिस्कस किया जाएगा। ये वही चीज़ें हैं जो पहले आपने पढ़ी हुई हैं। इसके बाद आपका अध्याय 14 आता है, जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। इसके बाद यहाँ पर 15वां अध्याय आता है, जिसमें शिक्षक शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों की शिक्षा से रिलेटेड। 16वां जो अध्याय है वो है व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन। इसके बाद 17वां जो अध्याय है वो है नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। 18वां जो अध्याय है दोस्तों वो है उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन। 19वां जो चैप्टर है वो है उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व। फिर हम बात करते हैं भाग 3 पर, जो कि है अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। इसमें कुल मिलाकर 5 चैप्टर हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो शिक्षा दी जा रही है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरीके से शामिल नहीं किया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद इसको पूरी तरीके से स्कूलों में लागू किया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत भी यही है कि जीवन पर्यंत सीखना किस तरीके से लोगों को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि वो हमेशा अपने आप को एक छात्र मान के चलें और हमेशा जो भी नई चीज़ें आती हैं उसको सीखते रहें। ये नया है भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। और आगे जो चैप्टर आता है वो है प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर है। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, प्रौद्योगिकी का न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, ये 24वां चैप्टर है। भाग 4 में दोस्तों क्रियान्वयन की रणनीति को डिस्कस किया गया है।
इसमें किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा, कहाँ से वित्त पोषण होगा, ये सब इसमें डिस्कस किया गया है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण किया जाएगा। वित्त पोषण सभी के लिए बहनीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। फिर आता है कार्यान्वयन, और लास्ट में इसमें सबसे लास्ट में दिए गए हैं कुछ संकेत अक्षर, मतलब कुछ नाम जिनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, इसके परिचय को। तो एक थोड़ा ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे, तो इसमें थोड़ा समय आपको लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं परिचय को। तो यहाँ पर परिचय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है बन जाएं आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर न्याय, सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि नेक्स्ट जो डिकेड है उसमें भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा। और ये कुछ तो ऐसी बातें हैं जो हम जनरली इनको जानते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ये है कि भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030, मतलब ये जो 15 साल के लिए लिए जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये जो है 2015 में अपनाए गए हैं, 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करना है। और इसमें लक्ष्य जो 4 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, उसमें परिलक्षित है वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा। उस एजेंडे के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 और 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किए गए हैं वो, और उसमें लक्ष्य 4 जो है उसमें शिक्षा विकास एजेंडा दिया गया है और सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने का इसमें बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। तो ये सब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है। आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक ओर विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी विभिन्न विषयों में योग्यता रखते हों। तो कहने का मतलब ये है कि कामगारों की जगह मशीनें तो काम करने लगेंगी, लेकिन उन मशीनों के लिए कामगारों की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में कुशल कामगारों की ज़रूरत होगी। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता को बढ़ाते हैं। मानविकी की कला की मांग बढ़ेगी क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। तो ये इसमें जो है नोट करने वाली बात ये है कि जो भारत है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने जा रहा है। और बात करें तो इसमें जो भी विषय हैं इन विषयों में आपस में समन्वय रहेगा। कहने का मतलब है कि
यहाँ पर कहा गया है कि बहुविषयक अधिगम, इसका मतलब है कि अलग अलग विषय हैं, उनके आपस में कॉम्बिनेशन हो सकता है उनका, आप किसी भी विषय से दूसरे विषय में शिफ्ट हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो किन किन जो है आवश्यक, किन किन चीज़ों की ज़रूरत आगे पड़ सकती है इसके बारे में यहाँ पर, और उस ज़रूरत को देखते हुए इस एजुकेशन पॉलिसी को डिसाइड किया गया है। तो ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो ये कहा गया है कि रोजगार और वैश्विक परिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही, साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक देने की ज़रूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएँ, कुछ नया सोच पाएँ और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग ला पाएँ। ज़रूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। शिक्षार्थी का अर्थ होता है शिक्षा और शिक्षक और साथ साथ विद्यार्थी, और टीचर सेंट्रिक एजुकेशन और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात अगर हम करें तो ये जो शिक्षार्थी होता है ये टीचर और बच्चे दोनों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल एजुकेशन और उसको पढ़ाने का तरीका होता है, वही शिक्षार्थी केंद्रित तरीका यहाँ पर होता है। जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, इस प्रकार की शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है। लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये इसका ये भाग है कि मतलब शिक्षा इस प्रकार की होना चाहिए कि बच्चों को रोजगार के लिए रेडी कर सके, और ऐसा कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए जो उनके लिए आगे काम में आने का बिल्कुल है ही नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों दिया गया है सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति और जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। मतलब जो फिलहाल की जो एजुकेशन पॉलिसी है और उनके कारण जो भी जिस प्रकार का एजुकेशन है और जिस तरीके से हम उसको चेंजेस करना है उसके बीच में जो भी खाइयाँ हैं उनको पाटने के बारे में बात कहा गया है। 2040 तक भारत के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो किसी से पीछे नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन से वर्ष तक का ये है कि मतलब किसी से पीछे ना हो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली, तो ये 2040 तक का है। तो यहाँ पर ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन आपकी जो शिक्षा आपको मिलेगी वो लगभग समान मिलेगी जिस प्रकार से संपूर्ण देश में मिलती है, और सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा आपको दी जानी चाहिए। इस प्रकार अगर हम आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में तो बात की गई है कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 शामिल है कि संयोजन में शिक्षा व्यवस्था और उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस जो है पैराग्राफ की जो बातें हैं वो ये हैं कि व्यक्ति को संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास तो हो ही, उसको बाकी चीज़ें सीखे, लेकिन साथ ही उसका नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर विकास होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी अभी हाल ही में कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि उन पर क्वेश्चंस उठते हैं, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड हो, तो उसका नैतिक विकास होना व्यक्ति का भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय परंपरा, विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे और विभिन्न पृष्ठभूमि के देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, बराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्री, गार्गी और त्रिवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया है। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान किए हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ सहेज कर संरक्षित रखने की जरूरत है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कार्य होने चाहिए और उसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपयोग भी सोचे जाने चाहिए। ये इसमें कहा गया है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है, शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। इस नीति के द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी, जिससे उनके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होगी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रह रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होगी। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है। ये क्वेश्चन बन सकता है, शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने के लिए बड़ा माध्यम क्या हो सकता है? आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। ऐसे समूहों के सभी बच्चों के लिए पारिस्थितिजन्य बाधाओं के बावजूद हर संभव पहल की जानी चाहिए, जिससे वे शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश भी पा सकें और उत्कृष्ट प्रदर्शन भी कर सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ में दोस्तों बात की गई है, इन सभी बातों का नीति में समावेश भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान रखते हुए और साथ ही देश की स्थानीय और वैश्विक संदर्भ में आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए होना चाहिए। भारत के युवाओं को भारत देश के बारे में और इसकी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा और ज्ञान परंपराओं के बारे में ज्ञानवान बनाना राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, परस्पर सहयोग और एकता की दृष्टि से और भारत के सतत ऊंचाइयों की ओर बढ़ने की दृष्टि से ये अति आवश्यक है। ये यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ पिछली नीतियों को। तो यहाँ पर पिछली नीतियों के बारे में डिस्कस किया गया है। शिक्षा पर पिछली नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था, यानी कि जो अब तक की नीतियाँ थी उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो था सिर्फ पहुँच। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, मतलब 1986 में एक शिक्षा नीति आई थी, उसको 1992 में संशोधित किया गया था और उसके अधूरे काम को इस नीति में पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। तो दोस्तों हुआ क्या है कि जो पिछली नीतियाँ रही हैं उन्होंने पूरी तरीके से उस काम को नहीं किया है
जिसके लिए उनको बनाया गया था। उनका बहुत सारा काम अभी अधूरा रह गया है। और बात करें हम इस एजुकेशन पॉलिसी की, तो इसमें यह कहा गया है कि 1986 और 1992 में जिसको संशोधन किया गया था, जिसका उस नीति के जो भी बीच में खामियां रही हैं उनको ठीक किया जाएगा, और इस नीति के जो भी लक्ष्य रखे गए हैं उनके बीच में जो है उनके बीच में भी अगर कोई खाई रहेगी तो उसको भी पाटा जाएगा। ये पूरी की पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, कहा गया है। बात करें हम 1986-92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम क्या है, वो है आपका शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, जो कि 2009, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने के लिए कानूनी आधार उपलब्ध कराया। तो जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 रहा था, उसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कानूनी आधार, मतलब कि ये एक कानून बन चुका था कि सभी जो भी 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये जो है 2009 में ये अधिनियम पारित हुआ था। और अब हम आते हैं इस नीति के कुछ आधार सिद्धांतों के ऊपर। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार करें और कार्य करने में सक्षम हो। मतलब उनका जो कार्य होना चाहिए वो अंधविश्वास आधारित नहीं होना चाहिए, वो तर्कसंगत विचार करें और उसी तर्क अनुसार कार्य करने में सक्षम हो। इनमें भावनाएं भी हों, करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन। इसमें वैज्ञानिक चिंतन भी होना चाहिए, रचनात्मक कल्पना शक्ति होना चाहिए, नैतिक मूल्य और आधार होना चाहिए। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। तो इस चैप्टर का बेसिक पर्पस यही है इस पैराग्राफ का, कि मतलब जो भी शैक्षिक प्रणाली है वो ऐसे इंसानों का विकास करे जो कि तर्कसंगत विचार करते हों, जिनके अंदर तर्कसंगत विचार करने के अलावा उनके अंदर करुणा भी हो, सहानुभूति भी हो, साहस भी हो। मतलब सभी प्रकार से एक प्रकार से उनके अंदर हर प्रकार से जो है समन्वय करके चलने वाले नागरिक हमें तैयार करना है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपनी शिक्षा के क्षेत्र में ही अच्छे हों, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की रचनात्मक चीज़ें ना हो, कोई नैतिक मूल्य ना हो, ऐसे लोग भी तैयार नहीं करना है। सभी का समन्वित इंसान हमें तैयार करना है। फिर आ जाते हैं यहाँ पर एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, जहाँ सुरक्षित और प्रेरणादायक शिक्षण वातावरण मौजूद होता है, जहाँ सभी छात्रों को सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराए जाते हैं, जहाँ सीखने के लिए अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। यह सब हासिल करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तथापि साथ ही विभिन्न संस्थानों के बीच शिक्षा के हर स्तर पर परस्पर सहज जुड़ाव और समन्वय आवश्यक है। तो यहाँ पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है, वो ये है कि एक अच्छा शैक्षणिक संस्था क्या होता है। तो वहाँ पर छात्र का स्वागत किया जाता है, प्रेरणादायक शिक्षक वातावरण मौजूद होता है। और दोस्तों यहाँ पर शिक्षा के लक्ष्य के बारे में, शिक्षा संस्थान के लक्ष्य के बारे में कहा गया है कि ये सभी जो शिक्षा संस्थान के लक्ष्य होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम मूलभूत सिद्धांत, जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली के साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। तो कुछ मूलभूत सिद्धांत ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना है। मतलब ये हर संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए कि हर बच्चे की अलग अलग विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, उनको स्वीकार करें और उनकी पहचान करें और उनके विकास के प्रयास करें। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे कि वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दें। अगला है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। फिर नेक्स्ट है लचीलापन, मतलब शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीकों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार अपना जीवन में रास्ता चुनें। कला और विज्ञान के बीच कोई स्पष्ट अलगाव ना हो। और फिर है सभी ज्ञान की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास हो। तो ये है कि शिक्षा, मानविकी, कला
और अलग अलग जो विषय हैं उनके बीच आपस में एक समन्वय होना चाहिए, एक मल्टी डिसिप्लिनरी समग्र शिक्षा का विकास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है अवधारणात्मक समझ पर जोर होना चाहिए, ना कि रटंत पद्धति हो या परीक्षा के लिए पढ़ाई हो, मतलब समझ पर जोर होना चाहिए। रचनात्मक और तार्किक सोच हो, नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन होना चाहिए। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, इसके बजाय साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो, जिससे कि आज की कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। मतलब अब इस प्रकार से मूल्यांकन होगा कि ये नहीं है कि आपको साल भर में एक एग्ज़ाम देना है, आपको हर 2 महीने में या हर महीने आपको एग्ज़ाम होगा, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपको हमेशा पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आपको जो परीक्षाएं तभी पढ़ाई करनी है। तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर होगा। तो अध्ययन अध्यापन में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियोजन में, प्रबंधन में जो भी तकनीक है उसका उपयोग किया जाएगा। अलग अलग कंप्यूटर हुए, प्रोजेक्टर हुए, इन सब का उपयोग वहाँ पर किया जाएगा। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान, मतलब जो भी लोकल लेवल की लैंग्वेज रहेगी, लोकल विविधता रहेगी, उसका सम्मान भी यहाँ पर रखना है। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, मतलब शिक्षा को लोगों की पहुंच शिक्षा तक हो और सभी को शिक्षा मिले और समावेशी शिक्षा मिले, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल तथा शिक्षा से। फिर आ जाता है नेक्स्ट, शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र मानना। मतलब जो भी शिक्षक हैं उनकी भर्ती की तैयारी, उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर उनका विकास हो, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति उनकी ठीक हो। शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता। ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा एक बनेगा, और उसमें ये रहेगा कि इसका ऑडिट भी होगा कि वाकई में कितना अच्छा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा वहाँ का गवर्नेंस काम कर रही है वहाँ पर। साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा की जाए। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसका पार्ट रहेगा। जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उनसे प्रेरणा पाना। फिर आता है शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवन सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। अब इस नीति का विजन, जो कि इस चैप्टर मतलब फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विजन है, भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों, संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। तो ये दोस्तों यहाँ पर था हमारा इंट्रोडक्शन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो ये पहला चैप्टर है। इसके बाद हम लोग और चैप्टर्स लाएंगे अलग अलग। कोई अगर बड़ा चैप्टर होगा तो उसको 2 भागों में करेंगे, और छोटा चैप्टर होगा तो हम उसको एक ही भाग में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी वेबसाइट पर डालेंगे। इसका लिंक आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए रहे हैं, जहाँ पर आप इस पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग हम यहाँ पर 30 प्रश्न रखेंगे। तो उन 30 प्रश्नों को आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर जाके ऑब्जेक्टिव उसका टेस्ट ले सकते हैं और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप कितना उसमें आप नंबर आपके आ रहे हैं। तो उस टेस्ट के लिए लिंक हम बहुत जल्दी इसमें अवेलेबल करा रहे हैं वेबसाइट में, तो आप जाकर हमारी वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर टेस्ट ज़रूर दीजिएगा।
तो इस लेक्चर को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।